हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम पढ़ेंगे वर्ब टू। जिसने वर्ब वन नहीं देखा है पहले उसे देखें, उसके बाद वर्ब टू के बारे में बात करेंगे। मैंने वहाँ फिनिट के बारे में ज़्यादातर बात की थी और आज मैं बात करूँगा इनफिनिट के बारे में। तो देख लेते हैं इनफिनिट में ज़्यादातर कौन कौन से शब्द यूज किए जाएंगे। तो फिनिट और नॉन इनफिनिट यानी कि नॉन फिनिट, नॉन फिनिट या इनफिनिट कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैं बात करूँ इनफिनिट की, तो इनफिनिट में ज़्यादातर जो वर्ब का यूज़ होगा वो टू के बाद होगा, यानी कि टू आए और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म आए यानी कि फर्स्ट फॉर्म आए। तो ऐसे में इसे हम इनफिनिट की तरह यूज़ करेंगे और इसके रूल क्या क्या होंगे देख लेते हैं। टू आए फिर वर्ब आए और जब सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो, यानी कि टू आ जाए उसके साथ वर्ब आ जाए और इसको यूज़ कैसे किया जाए, सब्जेक्ट की तरह। तो ऐसे में ये सिंगुलर होगा और सिंगुलर ही वर्ब लेगा। रूल नंबर क्या बोल रहा है पहला, कि जब टू हो और उसके बाद हो वर्ब सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो, यानी कि किसी भी सेंटेंस में कर्ता बन जाएं, काम करने वाले यही बन जाएं, ऐसे में ये सिंगुलर माने जाएंगे और ये वर्ब भी क्या लेंगे, सिंगुलर। एग्जांपल देख लेते हैं। टू स्लीप यानी कि सोना। अभी मैंने बोला था टू आए फिर क्या आए, वर्ब आए, यानी कि स्लीप क्या आ गया, वर्ब आ गया। तो टू स्लीप इज़ नेसेसरी टू लाइफ, यानी कि सोना ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। तो बोला गया टू स्लीप, अब स्लीप तो वर्ब था लेकिन इसके पहले टू लग गया। तो ऐसे में ये वर्ब तो माना जाएगा, लेकिन कौन सा वर्ब माना जाएगा, इनफिनिट वर्ब। लेकिन यहाँ पर ये यूज़ हो रहा है सब्जेक्ट की तरह। तो रूल बोलता है सब्जेक्ट की तरह अगर इनफिनिट वर्ब यूज़ हो तो वह सिंगुलर माना जाएगा और वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर। यानी कि एक्सिलरी वर्ब जो एक्स्ट्रा वर्ब लगेगा तो उसको क्या लगाएंगे हम, सिंगुलर लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। टू स्टील इज़ ए क्राइम। सेम बात हुई, टू आया, स्टील यानी कि वर्ब आया, उसके बाद इसको हमने क्या मान लिया, सिंगुलर मान लिया, सिंगुलर वर्ब माना और एक्सिलरी वर्ब क्या ले लिया, सिंगुलर ले लिया, यानी कि इज आ गया, नहीं तो क्या आता, आ रहा था, ए क्राइम। तो सेंटेंस आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे। रूल फर्स्ट ने क्या बोल दिया वो समझ लिया आपने। रूल सेकंड क्या बोल रहा है, अभी टू आए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए और ऑब्जेक्ट की तरह यूज भी कर सकते हैं इसको। जैसे मैंने अभी ये बोला था टू स्लीप, यानी कि ये सेंटेंस के फर्स्ट में आ गए और ये किसी भी सेंटेंस को खड़ा करने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या मान लिया गया, सब्जेक्ट। लेकिन टू आए एंड वर्ब आए यानी कि स्लीप आए, ऐसे में इसे हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे एग्जांपल देखते हैं। एवरीबडी फियर्स टू डाई, हर कोई डरता है मरने के लिए। तो मैंने बोला एवरीबडी, एवरीबडी तो चलो ठीक है, स्टैंड कर गया, किसका काम किया इसने, सब्जेक्ट का। फियर्स यानी कि ये वर्ब आ गया। अब एक्सिलरी वर्ब और वर्ब में अंतर समझ लें, एक्सिलरी वर्ब ये हो गया, वर्ब क्या हो गया, ये हो गया। ऐसे ही फियर मतलब ये वर्ब हो गया, टू डाई। अब बात समझने वाली ये है, मैंने बोला था मरना क्या है, मरना भी एक वर्ब है। यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब क्यों नहीं लगा, क्योंकि सेंटेंस में रिक्वायर्ड नहीं है, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि जिसने टेंस पढ़े हैं देखा होगा, सिर्फ एस या ई एस लगाकर वर्ब में ही काम चला देते हैं, अलग से किसी भी एक्सिलरी वर्ब की आवश्यकता नहीं होती। जिसने टेंस नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो प्लीज़ पहले टेंस पढ़ लें। तो एवरीबडी फियर्स, यहाँ पर इसने वर्ब एंड एक्सिलरी वर्ब दोनों का काम कर दिया, टू डाई। अब बात यहाँ की हो रही है मेन चीज़, टू आया और डाई क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी कि मरना क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब कभी वर्ब आए लेकिन उसके पहले टू आए तो वह ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकता है, जैसे कि सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा था। रूल सेम रहेगा, यानी कि यहाँ पर भी जो एक्सिलरी वर्ब अगर आएगा तो वो क्या, किसका काम करेगा, सिंगुलर का काम करेगा, जैसे यहाँ पर सिंगुलर का काम कर रहा था, और यहाँ पर प्लूरल का काम बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे देखें रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 में हम बोलेंगे टू आए और टू के साथ क्या आ जाए, V1 आ जाए, यानी कि वर्ब आ जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो वह एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह भी काम कर सकता है किसी भी सेंटेंस में। कहने का मतलब ये है, अगर टू हो और वर्ब हो तो वह किसी भी नाउन या प्रोनाउन की शोभा बढ़ा सकता है, और अगर शोभा जो बढ़ा देता है नाउन की, तो ऐसे में उसे हम क्या बोल देते हैं, एडजेक्टिव। तो देख लें, इंग्लिश इज इजी टू लर्न। तो मैंने यही बात तो बोली, इंग्लिश किसका काम कर रही, सब्जेक्ट का। एक्सिलरी वर्ब इसमें क्या लग गया, इज लग गया। उसके बाद इजी, इजी मतलब आसान है, टू लर्न। अब टू लर्न मतलब अब क्या है, लर्न, सीखने के लिए। इंग्लिश क्या है, आसान है। अब इजी, इजी किसका काम कर रहा है, इजी शोभा बढ़ा रहा है इंग्लिश के, यानी कि इजी यहाँ पे काम क्या कर रहा है, मैंने बोला टू आया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ इजी है मतलब क्या है, इंग्लिश इजी है, तो इंग्लिश की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। तो टू लर्न, है ना, तो सीखने के लिए इंग्लिश कैसी है, बहुत आसान है। तो यही बात बोली जा रही थी। सेम एक और सेंटेंस देख लेते हैं, ही हैज़ नो मनी टू बाय।
उसके पास कोई पैसा नहीं है खरीदने के लिए। अब टू बाई की बात हो रही है, बाई मतलब खरीदना, है ना। तो ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, यानी कि जब वर्ब आए और उसके पहले टू आए और किसी नाउन या प्रोनाउन की शोभा बढ़ाए, यानी कि उसका क्लेरिफिकेशन करे, यानी कि उसके बारे में बताए या उसकी विशेषता बताए, ऐसे में उसे एडजेक्टिव मान लेते हैं। तो उसके पास पैसा नहीं है क्या करने के लिए, खरीदने के लिए, तो यहाँ पर विशेषता बता दी किसने, बाई ने, यानी टू बाई, यानी कि खरीदने के लिए उसके पास क्या नहीं है, नो मनी, पैसा नहीं है, तो एडजेक्टिव का काम कर गए। तो इसको थोड़ा सा और क्लेरिफिकेशन करेंगे आगे चल के। यहाँ पर समझे, एक कॉमन चीज़ है यहाँ पर, आई रिक्वेस्टेड हिम टू गो एट वंस, यानी कि एक बार जाने के लिए मैंने उसे क्या किया, रिक्वेस्ट किया था, है ना। तो आई रिक्वेस्टेड सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, और बात किसकी हो रही है अभी, जाने की। हिम टू गो, टू गो मतलब जाने को। अब मैंने वही बात की थी, टू आए प्लस बी वन आए, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना। तो एट वंस यानी एक बार जाने के लिए मैंने उसे फोर्स किया था, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर गया। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल 4 बोलता है कि जब सब्जेक्ट हो, कोई सब्जेक्ट हो, उसके बाद क्या आ जाए, ये वाले शब्द आ जाएं। कौन कौन से, अलाउ, एडवाइस, कंपेल, शो, अर्ज, टीच, वार्न, टेल, रिक्वेस्ट, परस्यूड, परमिट, ऑर्डर, ऑब्लिक, इनवाइट, इंस्ट्रक्ट, यानी कि इंस्ट्रक्शन देना, फोर्स, फॉरवर्ड, एक्सपेक्ट और इनकरेज। ऐसे शब्द आ जाएं किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, यानी कि पहले सब्जेक्ट आए, फिर ये शब्द आए और ऑब्जेक्ट आ जाए, फिर आ जाए टू और V1 आ जाए, V1 का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए, और फिर अदर वर्ड आ जाए। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को बनाया जा सकता है। द सिचुएशन कंपेल्ड, कंपेल की बात हो रही थी, देखो ये आ गया, द सिचुएशन सब्जेक्ट है, सिचुएशन क्या है, सब्जेक्ट, कंपेल्ड ये वाला शब्द आ गया जो हमने शर्त में रखा है। उसके बाद हिम, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी कि ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। ठीक है, तो हिम आ गया। इनका मतलब यही है, यानी कि रूल 4 यही बोल रहा है, अगर सब्जेक्ट हो और इनमें से कोई भी शब्द आ जाए तो उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद टू आ सकता है, एंड लीव यानी कि फिर वर्ब आ सकता है, और उसके बाद अदर वर्ड आ सकते हैं, यानी कि सेंटेंस सही माना जाएगा। तो हमने बोला ऐसा कोई शब्द आ जाए इनमें से, तो उसके पहले सब्जेक्ट होना जरूरी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, तो उसके बाद टू लिख के वर्ब लिख सकते हैं, और उसके बाद अदर वर्ड लिखे जाएंगे। रूल 5 बोल रहा है सब्जेक्ट आ जाए, उसके बाद सहायक क्रिया आए, यानी कि एक्सिलरी वर्ब आए। एक्सिलरी वर्ब ये सब है, इज, आर, एम, वाज वर्ब, ये वर्ब भी आ सकते हैं। उसके बाद ये वाले शब्द आए, कौन से, ग्लैड, अनेबल, एबल, सरप्राइज, लकी, राइट, रॉन्ग है, स्टूपिड, उसके बाद डिलाइट है, डिसअपॉइंटेड है, एनेक्सिस, उसके बाद हैप्पी, प्लीज्ड, शॉक्ड और लाइकली, फिट, एनर्जी, ये सारे शब्द आ जाएं किसके बाद, सब्जेक्ट एंड एक्सिलरी वर्ब के बाद। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, सीधा टू लिख सकते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख सकते हैं, यानी कि सीधा टू लिख देंगे, यहाँ पर लिखा था जैसे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख सकते हैं, और उसके बाद अदर वर्ड लिख सकते हैं। तो बात समझने की ये है कि अगर सब्जेक्ट हो और एक्सिलरी वर्ब हो, कौन कौन से, इज, आर, एम, वाज वर्ब, उसके बाद ये वाले शब्द आ जाएं, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, जो कि रूल नंबर 4 में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता थी, और डायरेक्ट हम टू लिख के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज अनेबल टू डू एनीथिंग फॉर मी, यानी कि ही क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, यानी कि करता हुआ, इज क्या हुआ, एक्सिलरी वर्ब हुआ, जो कि हमने शर्त में रखा हुआ है। उसके बाद ऐसा कोई शब्द, यानी कि अनेबल, एबल, सरप्राइज, यानी कि अनेबल शब्द आ गया यहाँ पे। तो हमने बोला इसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, सीधा टू लिख के डू लिख देंगे, डू मतलब फर्स्ट फॉर्म वर्ब लिख देंगे, और उसके बाद अदर वर्ड लिखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। सेम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, सब्जेक्ट आया यानी कि यू आया, कर्ता आया, उसके बाद सहायक क्रिया आई, कौन सी, इज, आर, एम में से, तो आर आई, उसके बाद सरप्राइज्ड आया, यानी कि ये वाला शब्द आ गया। अब हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सीधा टू लिखेंगे और वर्ब की फर्स्ट अदर वर्ड लिख देंगे, यानी कि बाद में ऑब्जेक्ट आ सकता है, उससे हमें कोई लेना नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तुरंत इन शब्दों के बाद नहीं आना चाहिए। रूल नंबर 6 ये बोलता है सब्जेक्ट हो और ये वाले शब्दों कौन से, ट्राई, रिफ्यूज, प्रोसीड, प्रिटेंट, प्रिपेयर, प्रीफेयर, प्लान, उसके बाद आफ्टर, नेग्लेक्ट, मीन, रिग्रेट, सीम, मैनेज, लर्न, इंटेंट, हेजिटेट, वेगिन, बैग, चूज, फॉरगेट। तो इनके बाद टू लिखना जरूरी है, यानी कि एक ही टू आएगा, डबल टू हो गया यहाँ। तो इसके बाद क्या आएगा, टू लिखना जरूरी है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना जरूरी है, और अदर वर्ड, यानी कि जो पिछला प्रीवियस रूल था उसके हिसाब से ही यही रूल है। क्यों, इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है इन शब्दों के बाद।
तो देख लेते हैं, आई प्लान टू विजिट द ताजमहल, यानी कि आई क्या हो गया, सब्जेक्ट है ना, प्लान यानी कि इन शब्दों में से एक शब्द है प्लान, ठीक है, ये रहा कहाँ प्लान, ये रहा, तो मैंने प्लान किया था टू, डायरेक्ट टू आ गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर क्या बोला, आई प्लान टू विजिट, यानी कि घूमने के लिए, विजिट क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड आ गए, उससे हमें कोई लेना देना फिलहाल है नहीं। सेंटेंस को समझना है कि इनफिनिट यानी कि नॉन फिनिट कैसे यूज किया जाएगा। ही हेजिटेट्स, यानी कि सब्जेक्ट आया, ही हेजिटेट्स, इन शब्दों में से एक शब्द आ गया, यानी कि हेजिटेट आ गया, है ना। टू स्पीक इंग्लिश, टू आ गया डायरेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये सारे जो वर्ड हैं वो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, कौन से शब्द हैं जो कहाँ यूज़ होंगे, यानी कि उनके साथ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा या नहीं होगा, ये हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। टू स्पीक इंग्लिश, क्लियर हो रहा होगा शायद आपको। अब हम बात करें, ही फॉरगेट टू लर्न द लेसन, यानी कि सब्जेक्ट आया, उसके बाद ये वाले शब्द आ गए, यानी कि फॉरगेट वाला शब्द आ गया, ठीक है, और उसके बाद सीधा टू आ गया, और सीधा टू आने के बाद क्या हुआ, V1 आ गया, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, और अदर वर्ड आ गए। तो मैंने बोला था फॉरगेट, तो फॉरगेट शब्द यहाँ पर है, तो ये हमें रिमेंबर करने पड़ेंगे। नोट डाला है आफ्टर मॉडल, यानी कि अगर कोई मॉडल आ जाए, मॉडल मैंने बोला था विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, अगर ऐसे कोई मॉडल्स आ जाएं तो उसके बाद टू नहीं आएगा, मॉडल के तुरंत बाद टू नहीं लगाया जाता है, ये ध्यान रखें। एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, यू शुड टू गो देयर, यानी कि टू यहाँ पर गलत हो गया। यू विल टू रीड इंग्लिश, यानी कि टू यहाँ पर गलत लगा दिया हमने, जबकि कैसे सेंटेंस लिखा जाए, यू शुड गो देयर, यानी कि यहाँ पर टू की आवश्यकता नहीं है, कभी भी मॉडल्स के बाद टू नहीं लगाया जाएगा। आई विल रीड इंग्लिश, यानी कि यहाँ पर भी टू नहीं लगाया गया, तो ये सेंटेंस दोनों सही हो जाएंगे, और जिसमें टू लगा है वो कैसे हो जाएंगे, गलत। नेक्स्ट रूल देखें, हैड, बेटर, हैड सूनर, हैड रेदर, वुड सूनर के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे कि मॉडल्स के साथ नहीं किया जा रहा था, वैसे ही हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रेदर एंड वुड रेदर और वुड सूनर के बाद भी टू का यूज नहीं किया जाएगा, यानी कि सीधा वी आ जाएगा, यानी कि वर्ब आ जाएगा। देख लेते हैं, यू हैड बेटर, यानी कि हैड बेटर आ गया, अब यहाँ पर टू लगा दिया तो सेंटेंस कैसा हो गया, गलत, जबकि वर्ब सीधा आना था, है ना। तो हैड बेटर कम नाउ, यानी कि यू हैड बेटर कम नाउ, सेंटेंस इस प्रकार से सही माना जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आई वुड सूनर या रेदर डाई देन टेल ए लाई, ठीक है। तो इस सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे आपको कि टू कहाँ नहीं लगाया जाएगा मॉडल्स के बाद। और ये कुछ शब्द हैं, हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रेदर और वुड रेदर, हैड और वुड सूनर, इनके बाद भी टू नहीं लगाया जाएगा, सीधा वर्ब आ जाएगा, यानी कि टू की आवश्यकता नहीं है। रूल नेक्स्ट क्या बोलता है, 8 नंबर वाला, लेट, और लेट के बाद सीधा आएगा ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। ये पहले भी मैंने बात की है कि लेट जो है, लेट के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आता। तो लेट मी गो, है ना, ये वाला सही माना जाएगा। लेट मी टू गो, यानी कि इसके बाद भी टू आवश्यकता नहीं है। तो मेन पॉइंट क्या पहुंचे हम कि लेट के बाद क्या आएगा, कभी भी ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद टू नहीं लगाया जाएगा, सीधा वर्ब आ जाएगा, है ना। यहाँ पर टू की आवश्यकता नहीं है, वर्ब सीधा आ जाएगा। तो लेट वाली बात इतनी सी थी। अब अगर हम बात करें रूल नेक्स्ट की, तो इसमें भी देख लेते हैं क्या बोलता है। मेक का यूज, यानी कि मेक शब्द, मेक माने बनाना, मेक शब्द का यूज एक्टिव वॉइस में हो तो टू यूज नहीं किया जाएगा, और अगर पैसिव वॉइस में हो तो टू यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे टू यूज नहीं कर रहे थे, यहाँ पर टू यूज नहीं कर रहे थे, ऐसे मेक शब्द के साथ भी टू यूज नहीं किया जाएगा जब सिंपल सेंटेंस हो, यानी कि टेंस की बात हो, एक्टिव वॉइस की। और अगर पैसिव वॉइस की बात हो, ऐसे में उसको यूज किया जा सकता है। देख लेते एग्जांपल, दे मेड मी क्राई, है ना, एक्टिव वॉइस है यहाँ पे। तो यहाँ पर मे, जब मेक का क्या है, सेकंड फॉर्म, तो मे यहाँ पर क्या बोला गया, दे मेड मी क्राई, ओके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, सी वाज मेड टू क्राई, यहाँ पर वाज लग गया, पैसिव वॉइस की बात हो रही है, थर्ड फॉर्म आ गया, आपको पैसिव वॉइस की बात हो रही है, तो इसमें टू लगाया जा सकता है। तो सेंटेंस को समझने वाली बात है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जब डिटेल में समझेंगे तब ज़्यादा बेटर समझ आएगा आपको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, गुड बाय।